हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया था। तो हम देख रहे थे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ एग्रीकल्चर में कैसे होता है। तो हम जो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर देख रहे थे, उसी में हमने कल स्टार्ट किया था इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, दैट मीन्स जो बीटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं। इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर खुद का जो इंसेक्टिसाइड्स है वो बना लेते हैं। दैट मीन्स कि अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो इससे हमें एक तो क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है इंसेक्टिसाइड्स पर वो भी कम हो जाएगी, एंड जो प्लांट है वो क्या दे सकता है, गुड यील्ड देगा, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो जाती है उससे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटी कॉटन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीटी क्या होता है। बीटी एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। तो टॉक्सिन, जैसा कि हम जानते हैं, एक खतरनाक जहरीला पदार्थ होता है जो कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो जो ये बीटी बैक्टीरिया है, ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है, ये हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जो बीटी कॉटन है उसके अंदर देखते हैं। तो बीटी कॉटन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो कॉटन होगा ना, उसमें तो जब उसको इंसेक्ट उसके ऊपर आएगा तो जो प्लांट है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो ख़राब हो सकता है। लेकिन जिस बीटी कॉटन के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन प्रेजेंट है और तब जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर आएगा, तो फिर वो जो प्लांट है वो कैसा बन जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो प्लांट है उसको इंसेक्ट हार्म नहीं कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस्ड प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरेंस, बीटर्स एंड डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज। तो बीटी की क्या फुल फॉर्म है, बैसिलस thuringiensis, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को। अब ये जो प्रोटीन है वो किल करेगा किस किस टाइप के इंसेक्ट्स को, लेपिडोप्टेरेंस को, जिसके अंदर आ जाते हैं टोबैको बडवर्म एंड आर्मीवर्म, ठीक है, और किसको करता है, कोलियोप्टेरेंस को, जिसके अंदर आती हैं बीटर्स, एंड डिप्टेरेंस, जिसके अंदर आती हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो ये जो प्रोटीन है, यानी कि जो बीटी टॉक्सिन जीन है, वो किस किस को हार्म करता है, जो जीनस जैसे लेपिडोप्टेरेंस है, कोलियोप्टेरेंस या डिप्टेरेंस है, इसके अंदर जो इंसेक्ट आते हैं उनको ये किल कर देता है। बीटा thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो जो ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ये क्या करता है, एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है उस फेज के दौरान। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। और ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। किसके लिए, ये बनाते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे। तो ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, तो इंसेक्टिसाइडल का क्या मतलब है, इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, यानी कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। वाई डज दीज टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर ये जो टॉक्सिन है ये उस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है, तो फिर ये उस बैसिलस जो बैक्टीरिया है उसको किल क्यों नहीं कर रहा है। क्या मतलब रीज़न है कि जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रह जा रहा है, लेकिन ये टॉक्सिन उसके अंदर प्रेजेंट है फिर भी। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ऑफ गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। तो इसका क्या रीज़न है कि जो ये बीटी टॉक्सिन है, ये एक एंडोटॉक्सिन है जो कि पाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये क्या है, एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, इंसेक्ट उसको कंज्यूम कर लेता है ना, तो ये इंसेक्ट की जो गट होती है, उस गट में क्या होता है, ये जाके एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्यों होता है ये, क्योंकि जो एल्केलाइन पीएच प्रेजेंट होता है, जो गट होती है इंसेक्ट की उसके अंदर, तो ये एल्केलाइन पीएच की वजह से जो ये क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और ये कैसा बन जाता है, एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। तो ये समझ आया ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो ये जो बीटी टॉक्सिन था ये कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन था। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा,
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एल्कलाइन पीएच है जो इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये एल्कलाइन पीएच की वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। अब क्या होगा, जो गट है इंसेक्ट की, उस गट में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इस जीन के, जो ये बीटी टॉक्सिन जीन है, इसके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट की गट के अंदर, जिनके साथ ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करते ही जो गट वॉल है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। The activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect। तो वही मतलब है कि जैसे ही ये टॉक्सिन, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये बाइंड करता है मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके सरफेस पे, तो कुछ पोर्स बन जाते हैं, यानी कि छेद से हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, और जो लाइसिस है मतलब गट वॉल टूट जाती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। Specific Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plant such as cotton। तो इसका क्या मतलब है, कुछ जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं उनको क्या करते हैं, हम आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ये बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया था इससे, और फिर उसको यूज़ करते हैं सेवरल क्रॉप्स में, जैसे कि कॉटन में। The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest, as most Bt toxins are insect group specific। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के जो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हैं, उनको किल करने के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप के जो बीटी टॉक्सिन जीन हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यानी कि हर इंसेक्ट के लिए जो जीन है वो अलग अलग होता है, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स पे और उनके जो टारगेटेड पेस्ट हैं उनके ऊपर। The toxin is coded by a gene Cry1AC named Cry। तो जो बीटी टॉक्सिन है उसको कोड करने के लिए होते हैं क्राई जीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्राई। अब ये जो क्राई जीन होते हैं ना, यही स्पेसिफिक होते हैं हर इंसेक्ट के लिए। तो इनमें क्या है, सबसे पहले आता है Cry1AC। ये जो Cry1AC है, ये क्या होता है, कॉटन बॉल वॉर्म को किल करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है ना, कॉटन बॉल, तो उसी में क्या है, ये क्या करेगा, जो कॉटन बॉल वॉर्म जो इंसेक्ट है उसको किल कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए स्पेसिफिक टाइप का क्या है, ये क्राई जीन है। ठीक है। There are a number of them, for example the proteins encoded by the genes Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworms that of Cry1AB control corn borer। तो इसके अदर एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि जो कॉटन बॉलवर्म को किल करते हैं वो कौन से हैं, Cry1AC एंड Cry2AB जीन जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स को। उसी तरह जो कॉर्न बोरर है उनको कौन कंट्रोल करता है, Cry1AB जीन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइप के जीन है जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप की जो क्रॉप है, जो वेराइटीज़ है, उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है वो क्या है, एक बायो इंसेक्टिसाइड है, जिसके अंदर खुद ही इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट है जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये फिगर भी दिया हुआ है 12.1, इसमें जो है वो कॉटन बॉलवर्म का है। इसमें ये कॉटन बॉल जो प्रेजेंट है, ए में तो क्या हो रहा है, जो बॉलवर्म था वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और बी में क्या है, जो फुली मैच्योर कॉटन बॉल है वो बन रही है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, Cry1AC एंड Cry2AB जीन्स जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं इन कॉटन बॉलवर्म्स को। ठीक है, इसीलिए ये कैसी है, इंसेक्टिसाइडल है, यानी कि बायो इंसेक्टिसाइडल है, क्योंकि इसके अंदर ही वो जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या है, अपने आप में इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। तो अभी हमने देख ली है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम देखेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं और वो कैसे अपने आप को बचाते हैं पेस्ट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, ये प्लांट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपना खाना लेते रहते हैं और क्या है, उनको नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, जैसे कि नीमेटोड्स हैं। ठीक है, और भी कुछ जो पैरासाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप की जो क्रॉप प्लांट हैं उनके अंदर। वो उनको क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं एज अ फूड, उनसे खाना भी लेते हैं और साथ साथ में उनको नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। Several nematodes parasitize a wide variety of plants and animals including human beings। तो जो बहुत से जो निमेटोड्स हैं वो पैरासाइट होते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स में भी।
जिनको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। अ निमेटोड मेलियोडिगाइन इनकॉग्निटिया इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो जो निमेटोड मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा है वो क्या करता है, जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट्स में पाया जाता है, उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो टोबैको प्लांट्स है उसकी जो यील्ड है वो बहुत कम हो जाती है, उसमें बहुत रिडक्शन आता है। ठीक है, अ नोवल स्ट्रेटेजीज वर अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या की जाती है, एक प्रोसेस की जाती है जिसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, RNAi शॉर्ट में। ठीक है, तो जो RNAi है वो क्या है, एक पाथवे है जो रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपने प्रोसेस देखी है सेंट्रल डॉग्मा में, तो उसमें क्या होता है, जो DNA से RNA बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर RNA से प्रोटीन बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि रेगुलेट करता है कि आगे मतलब कौन सा कार्य है, कौन सी जो चीज़ है वो ये जीन करेगा। ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पाथवे है ना इस जीन एक्सप्रेशन का, इसको कंट्रोल करता है RNAi। तो ये जो RNAi इसमें क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी अचीव द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिलते हैं। तो ये जो RNAi का पाथवे है ना, RNA इंटरफेरेंस का, इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक mRNAs होती है ना उनको साइलेंस कर दिया जाता है, मीन्स कि उनको रोक दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर जो कुछ RNA बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, जिससे क्या होगा, जो पेस्ट लगा होगा ना उन टोबैको प्लांट में, वो पेस्ट क्या हो जाएगा, उसको जब न्यूट्रिशन उसकी जो नीड है वो नहीं मिल पाएगी तो फिर वो वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लांट है वो कैसा बन जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट। तो एक बार रीड कर लेते हैं हम। RNAi टेक प्लेस इन अन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो अब जो ये RNAi है ये क्या है, एक नेचुरली ऑकरिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, जो कि सभी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाया जाता है, जो कि सेलुलर डिफेंस के लिए होता है, अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेथड ऑफ RNA जो mRNA साइलेंसिंग है उसमें क्या होता है, जो फॉर्मेशन है डबल स्ट्रैंडेड RNA का वो होता है। दिस मेथड involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that bind to and prevent translation of the mRNA silencing. This source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic element transpons that replicate via an RNA intermediate. तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं RNAi का पाथवे, मतलब ये कैसे होता है और कैसे जो साइलेंसिंग है वो कर पाता है ये mRNA की। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो स्पेसिफिक mRNAs होगा उसको साइलेंट कर देगा। अब कैसे वो हम देखते हैं। जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, यानी कि RNA का एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड RNA। फिर इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को जो हम जो सेल है एक उसके अंदर एंटर करवा देते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक एंजाइम भी एंटर करवानी होती है, जिस एंजाइम का नाम है डाइसर। ये जो डाइसर एंजाइम है ये जब उस सेल के अंदर एंटर हो जाएगी तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA था इसको बीच से कट कर देगी। ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड के न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, इसने कट कर दिया। अब न्यूक्लियोटाइड कट होने की वजह से क्या होगा, अब हमको मिलते हैं शॉर्ट या फिर स्मॉल इंटरफेरेंस RNA। ठीक है, अभी मिल जाएंगे स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। तो अब क्या होगा, जो ये siRNA है, दैट मीन्स स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है, ये अब प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल जो स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा तो फिर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स RISC, यानी कि RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये क्या करता है, mRNA को साइलेंट। ठीक है, तो अब जो क्या करेगा, ये कर देगा अनवाइंड। जो डबल स्ट्रैंडेड RNA था ना, ये जो साइलेंसिंग ये कॉम्प्लेक्स था ये इसको अनवाइंड कर देगा, यानी कि तोड़ देगा। तो ये कैसा बन जाएंगे अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, अब जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बन गए तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA क्या करेंगे,
जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है उसके साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये बाइंड करके क्या बना लेंगे, mRNA। अब ये जो mRNA है इसको कौन तोड़ देगा, ये जो कॉम्प्लेक्स था RISC कॉम्प्लेक्स, जो कि जिसको हम बोल रहे थे RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये इस mRNA को क्या कर देता है, साइलेंट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इसको रोकने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, क्योंकि mRNA आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो जिससे प्रोटीन भी नहीं बन पाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि जो RNAi था उसके पाथवे क्या था, वो कैसे साइलेंट करता है, वो उसका जो पूरा स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, nematode specific gene were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. तो अब हमने इसका पाथवे तो समझ लिया, तो अब हम देखेंगे कि जो ये पेस्ट है उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है, जो प्लांट में डालने के लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होगी। जो टोबैको के अंदर हमें ये इंसर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वो कौन सा वेक्टर है इसमें, एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है ये क्या होता है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट के अंदर। तो अब जो ये जीन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं होस्ट के अंदर, ठीक है, तो जीन क्या एक्चुअली में डीएनए है, तो हम डीएनए को डाल रहे हैं होस्ट में, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या बना लेते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। अब इससे क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। फिर क्या होता है, दीज टू आरएनएज बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएस आरएनए एंड दैट इनिशिएट आरएनएआई एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नीमेटोड। तो जब इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, तो अब ये इनिशिएट करते हैं आरएनएआई को, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एमआरएनए होता है नीमेटोड का, उसको ये साइलेंट कर देते हैं। The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो होस्ट में नीमेटोड रह रहा था उसका वहाँ पे रहना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि इससे एमआरएनए साइलेंस हो जाएंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो जो नीमेटोड है उसको खाना नहीं मिल पाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो टोबैको प्लांट था वो कैसा बन गया था, ट्रांसजेनिक, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर इंसर्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से उसमें क्या बना लिया था, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो ट्रांसजेनिक बन गया था। तो इसी वजह से वो अपने आप को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है पैरासाइट से। अब उसको जो पैरासाइट हैं वो हार्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या हुआ, बाय द हेल्प ऑफ आरएनएआई प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ टोबैको प्लांट बाय नीमेटोड्स। ठीक है, यानी कि जो टोबैको प्लांट था उसको हमने नीमेटोड से क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, किसकी हेल्प से, आरएनएआई इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो जैसा कि फिगर 12.2 में दिया हुआ है, ये क्या है, होस्ट प्लांट है, जिसने क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रिगर किया अपने प्रोटेक्शन के लिए नेमेटोड से। उसके बाद क्या हुआ, जो रूट्स हैं वो 5 डे के बाद कैसी हो गई, विदाउट इन्फेक्शन, यानी कि नेमेटोड्स का इन्फेक्शन इनमें नहीं दिख रहा है, तो ये कैसी हो गई हैं, पैरासाइट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमने इंसेक्टिसाइडल प्लांट देखे एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेडिसन के बारे में, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं मेडिसन्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।